Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 11th of August 2023। तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज रिस्की रिकोर्स आरबीआई इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल विल बी टेस्टेड इन द मंथ्स अहेड। तो जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने जो रेट थी उनको पॉलिसी रेट जो कि रेपो थी उसको जो है अनचेंज छोड़ा है। ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। उसी के रिगार्डिंग ये है। और जो आरबीआई की पैनल है उसने ये भी कहा है कि जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% ±2% का उसको भी जो है वो अचीव कर लेंगे। मतलब उसके ही उसको जो है टारगेट जो होता है उस पे ही मतलब रहने वाला है इन्फ्लेशन। तो वही है कि आने वाले मंथ्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो रहा। जो ये डिसीजन लिया गया है सेम रखने का, जो पॉलिसी रेट है क्या उसके इफेक्ट इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे वही ये तो बताया कि अनचेंज रखिए। और एमपीसी ने बताया कि इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकन बाय द रेट सेटलिंग पैनल। ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अलावा आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने एक टेम्परेरीली जो है इंक्रीमेंटल 10% इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स मस्ट मेंटेन। तो बैंक जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं उसमें भी टेम्पररी जो है 10% का इंक्रीमेंटल बताया उसको, और बोला है कि इसको जो है रिव्यू किया जाएगा दोबारा सितंबर में। ठीक है ना। जीडीपी का फोरकास्ट वही रखा है जो पहले था 6.5% का। उन्होंने बताया कि 2023-24 में रियल टर्म्स में जो है, ठीक है ना, 6.5% रखा है उसको। अब यहाँ पे जो आरबीआई का पैनल है उन्होंने बताया टू बी श्योर द एमपीसी हैज फ्लैग्ड सेवरल रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक। इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है और इन्फ्लेशन का आउटलुक है उस पे कुछ रिस्क जो है वो बताए हैं। तो सबसे पहला तो ये था अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो। दूसरा, द रिसेंट अपटिक इन क्रूड ऑयल प्राइसेज में जो एक तरह से राइज देखने को मिला है, चाहे उसके लिए रीजन आप रशिया यूक्रेन का वॉर कह लीजिए, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेज ग्लोबल मार्केट में बढ़े हुए हैं। तीसरा, एंटरप्राइजेज पोल्ड बाय द आरबीआई एक्सपेक्ट आउटपुट प्राइसेस टू हार्डन। तो ये तीनों ही रिस्क बताए हैं उसमें, लेकिन वही है कि फिर भी आरबीआई पैनल ने ये बताया कि हम लोग जो है जो इन्फ्लेशन टारगेट रेट है उसको मेंटेन कर मतलब अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नीडेड इंटरवेंशन इम्प्रूविंग द हैबिटेट दैट सस्टेन्स टाइगर्स इज द की टू इंक्रीजिंग देयर नंबर्स। जो क्वाड्रेनियल सेंसस जो रिपोर्ट जारी की जाती है, टाइगर सेंसस जिसको हम बोलते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है। और ये सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये सेंसस करता कौन है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों मिलके जो है इसको क्वाड्रेनियल सेंसस को टाइगर के को करते हैं। और जो इस बार का सेंसस रहा है उसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आई है कि जो मध्य प्रदेश है फॉर द सेकेंड टाइम इन 8 years रिपोर्टेड 785 टाइगर्स और अबाउट ए फिफ्थ ऑफ द नेशनल काउंट। तो लगभग जो पूरी कंट्री में जो टाइगर्स हैं उनमें से 20% टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में है। एंड द स्टेट रिपोर्टेड 50% राइज इन टाइगर सिंस द लास्ट सेंसस। तो पिछले सेंसस के कंपैरिजन में लगभग 50% की जो है वो राइज देखने को मिला है। ठीक है ना। और इसके अलावा बिहार ने खाली बेटर फिगर्स देखने को मिले, लेकिन वो है कि उसके पास एमपी के टाइगर्स का अगर कंपेयर तो एमपी के 10% टाइगर्स के बराबर भी वहाँ पे टाइगर्स नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ही कम टाइगर, तो उसमें बेटरमेंट देखना कोई ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एमपी पे ऑलरेडी सबसे ज्यादा टाइगर्स थे, उसमें उसने 50% इंक्रीज किया है। तो दिस इज अ कमेंडेबल जॉब। ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये बताया कि एमपी ओवर द इयर्स हैज परफेक्टेड द अप्रोच ऑफ एक्टिवली मूविंग बोथ टाइगर्स एज वेल एज देयर प्रे। जो यहाँ पे इनकी अप्रोच है उसको बताया कि वो उन्होंने जो ट्रांसलोकेशन किया किसका, टाइगर्स का भी, और जो प्रे है उसका उसका भी ट्रांसलोकेशन या रीइंट्रोडक्शन करके जो है ये जो फाइट है वो अचीव किया है विद इन द स्टेट टू बैलेंस प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन का जो बैलेंस रख के ये जो है टारगेट अचीव किया है। ठीक है ना। तो इसने 3-4 चीजें यहाँ पे की। उन्होंने एक तो रीइंट्रोडक्शन किया है जो प्रे है उन स्पीसीज का कुछ टाइगर रिजर्व्स में। फिर सप्लीमेंट किया है जहाँ पे प्रे कम हो रहे थे वहां पे सप्लीमेंट किया हो एडिशनल प्रे को सप्लाई करके। और फिर ट्रांसलोकेशन भी किया है, मतलब किसी डेफिसिट एरिया में रिच एरिया से जो है प्रे का ट्रांसलोकेशन किया है। ठीक है ना। और इन सब में तीस ये जो भी हमने ऊपर तीनों चीजें बात की थी
सप्लीमेंटेशन या फिर ट्रांसलोकेशन या रीइंट्रोडक्शन। दीज इन्वॉल्व ट्रैकिंग, डार्टिंग एंड कैप्चरिंग एनिमल्स, कीपिंग देम इन टेम्पररी एनक्लोजर अंटिल दे रीच सफिशिएंट नंबर्स, और फिर उसके बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है नए हैबिटेट में। ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट साइट किया है। ऑथर ने ये बोला है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो वो इस चीज के अगेंस्ट जाते हैं। दे इंसिस्ट दैट such relocation only be done within landscapes that are not too alien to the species lest it be counterproductive। कि ये जो रिलोकेशन आप कर रहे हैं ये केवल तभी करना चाहिए जब जो लैंडस्केप जिसमें आप ट्रांसलोकेट कर रहे हैं या री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज नॉट टू एलियन टू द स्पीसीज, मतलब वो उसके लिए बिल्कुल ही एलियन एटमॉस्फेयर ना हो जाए कि वो वहां कभी उस एटमॉस्फेयर में रहा ही नहीं। मतलब ऐसे मानिए कि डेजर्ट के आप एनिमल या स्पीसीज को जो है आप एक तरह से अंटार्कटिका में या हिमालयन रीजन में छोड़ के आ वहां पे ट्रांसलोकेट कर देते तो वहां पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे जो रिसेंट अमेंडमेंट किए गए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जो कि पिछले काफी दिनों से न्यूज में भी चल रहे थे, उसको भी साइड किया है दैट दोज अमेंडमेंट्स गिव मोर लीवे फॉर लार्ज स्केल पार्सल्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू बी डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल कंसर्न्स। तो these would mean greater fragmentation within the reserves and more dependence on the practice of moving prey around to maintain carnivore number। वही बात है, क्योंकि आपने फ्रेगमेंटेशन को अलाउड कर दिया, कमर्शियल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज को आप अलाउ कर रहे हैं एक तरह से एरियाज में, तो ज्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा इस तरह का फॉरेस्ट लैंड में। और इस तरह के जो ये इवेंट्स है ट्रांसलोकेशन वाले या शिफ्ट करने वाले प्रे को, वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि जो कार्निवोर्स है उनका नंबर मेंटेन किया जा सके। ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बाकी स्टेट्स को भी जो है इससे कुछ लेसन सीखने चाहिए और दे शुड इम्प्लीमेंट एक्टिव प्रे मैनेजमेंट पॉलिसीज, ताकि वहां पे भी जो नंबर्स हैं स्पीसीज के वो टाइगर्स के बेसिकली वो इम्प्रूव किए जा सके। और दिस विल रिक्वायर ड्राइंग ऑन साइंटिफिक एक्सपर्टीज एंड आल्सो सपोर्ट फ्रॉम पीपल लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ द रिजर्व। तो इसमें वही है कि साइंटिफिक एक्सपर्टीज का भी यहाँ पे यूज करना चाहिए और जो पीपल उस एरिया में रह रहे हैं रिजर्व के अराउंड, उनका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑथर ने यहाँ पे साइट की है उसको ध्यान देने की बात है। ऑथर ने क्या कि नंबर्स पे आप ध्यान मत दीजिए कि फोकस अगर आप सिर्फ का कार्निवोर्स के नंबर पे नहीं रहना चाहिए कि उनको सिर्फ बढ़ाना है। फोकस क्या रहना चाहिए, टू evaluate whether the habitat necessary to sustain these animals is being consistently improved। ये जो हैबिटेट है जो इनको सस्टेन नंबर्स को सस्टेन करने के लिए चाहिए, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उस पे आपको ध्यान देना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हैबिटेट इंप्रूव रहेगा, हैबिटेट उनके लिए जो है सस्टेनेबल रहेगा, तो जाहिर सी बात है नंबर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, दिस इज इट। लीड आर्टिकल पे बढ़ते हैं। डेमोलिशंस एज स्टेट सैंक्शन कलेक्टिव पनिशमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, जो रिसेंटली जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है एज बुलडोजर जस्टिस, उसके रिगार्डिंग ये जो है आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है द demolition of homes as a form of frontier justice as a response to political violence has become a standard feature of administration। ये पिछले काफी टाइम से देखने को मिला कि ये एक स्टैंडर्ड फीचर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है ना। फिग लीफ ऑफ लेजिटिमेसी दैट फॉल्स अवे। तो इसमें ऑथर ने तीन चार पॉइंट्स के थ्रू जो है या आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अपने पॉइंट को बताया। उसने ऑथर ने पहला ये बताया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेट्स पब्लिक जस्टिफिकेशन फेल्स ऑन इट्स ओन टर्म्स। कि जो ये पब्लिक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि वो जो उन्होंने जोनिंग रेगुलेशन रूल्स थे उनको अवॉइड किया है, या जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इलीगल था इसलिए उसको डेमोलिश किया गया था, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद के टर्म्स पे ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है। तो पहला तो ये बताया उसने क्यों, क्योंकि पहले भी जो है कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि आप द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कंडक्ट अ सर्वे टू चेक वेदर द रेजिडेंट्स आर एलिजिबल फॉर रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। कि आप ऐसे नहीं उनको करेंगे, आपको ड्यू ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप डेमोलिशन जो कर रहे हैं ठीक है, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको दूसरी जगह रिहेबिलिट किया जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। वहीं पे ऑथर ने ये भी बताया है, या ऑथर ने यहाँ पे कोट किया, जो कोर्ट के ऑर्डर को उसको ही कोट किया कि रिहेबिलिटेशन का मतलब कोर्ट ने ये नहीं बताया था कि जस्ट आप किसी को कहीं से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का जो मतलब बोला गया था उसको ये बोला गया था कि बट एंश्योरिंग दैट देयर इज नो सब्सटेंशियल डिसरप्शन टू देयर ऑलरेडी प्रिकेरियस लाइव्स। क्योंकि ज्यादातर ये एनक्रोचमेंट हो रहा है वो ज्यादातर वल्नरेबल सेक्शन ही ये मिलते हैं देखने को, जिनको आप हटा रहे हैं इलीगल एनक्रोचमेंट बता के। तो उनकी लाइव्स ऑलरेडी मतलब वो पहले ही इस सिचुएशन में कि वो एक अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने लाइवलीहुड या हाउस, उसके बाद आप उनको सिर्फ एक जगह से उठा के कहीं फेंक दे रहे, तो उनसे उनकी जो जिंदगी है वो आसान होने की बजाय और जटिल हो जा रही है। ठीक है ना। तो उनका
ये भी इंश्योर करना है आपको कि जो उनकी सिचुएशन है वो पहले से बदतर ना हो जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने बताया है, व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट ए डिस्प्यूट ओवर म्युनिसिपल लॉ, जोनिंग रेगुलेशंस एंड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये नहीं है ना। इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग द मशीनरी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड जस्टिस व्हिच इज व्हाट स्टेट्स बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ डू, द स्टेट प्रेफर्स टू मेट आउट अ फॉर्म ऑफ फ्रंटियर जस्टिस एनफोर्सिंग ऑर्डर थ्रू वायलेंस एंड इटसेल्फ बिकमिंग द लॉ ब्रेकर। मतलब इस तरीके के इंस्टेंसेस या इस तरीके के एक्शन से लो लो खुद ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटीज है वो लो ब्रेकर बन जा रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है ना, जो उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इस इंसिडेंट में भी ऑथर ने बताया कि एक तरह से बैक डेटेड जो है वो कुछ केसेस में बैक डेटेड जो है वो नोटिस दिखा देते हैं, या फिर रिसेंट केस में भी जो है सेम डे बताया कि सेम डे नोटिस दिया गया है और सेम डे जो है डेमोलिशन हुआ है, ये ऑथर ने यहाँ पे सपोर्ट में जो है वो साइट किए हैं। फिर ऑथर ने यहाँ पे द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जो ऑब्जर्वेशन था उसको भी यहाँ पे साइट किया है, जो उन्होंने साइट किया था कि इट इज द अपीयरेंस ऑफ एन एथनिक क्लिंसिंग। तो ethnic cleansing is not a phrase that should ever be used lightly, and the tragedy is that in this case use was undoubtedly opposite। जो यहाँ पे यूज किया है उसको एकदम से अपोजिट मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑथर ने बताया है। और एथनिक क्लींजिंग जो टर्म है वो ऐसा फ्रेज नहीं है कि आप उसको आए दिन यूज कर रहे हैं, ये एक मतलब बहुत ही, जब आप कहोगे पानी सर से ऊपर हो जाए तब यूज किया जाने वाला फ्रेज है। और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह से ये दिखाती है कि बिल्कुल सिचुएशन कितनी मतलब आगे जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑथर ने अपने सपोर्ट में बताया, दैट इट शुड बी ऑब्वियस दैट दिस इज अ डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, बुलडोजर जस्टिस इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट वेयर पनिशमेंट इज नॉट ओनली मेटेड आउट बिफोर गिल्ट इज प्रूवन। ये गिल्ट अभी प्रूव नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही आप पनिशमेंट दे रहे हो, बट अलोंग विद द सपोजिटली गिल्टी इंडिविजुअल देयर इनोसेंट फैमिली मेंबर्स आर आल्सो पनिश। और दूसरी बात ऑथर ने ये भी बताई है कि अगर मान लीजिए राइटर था भी तो उसमें जो राइटर था सिर्फ उसका उसमें रोल था, लेकिन अगर आप ये बुलडोजर टाइप वाला जस्टिस आप डिलीवर कर रहे हैं तो उससे जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, जिनका उस वायलेंस में या उस राइट में एक्चुअल में कोई रोल नहीं था, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ पॉपुलिस्ट सेटिस्फेक्शन कैन जस्टिफाई सच एन एक्शन। और इस एक्शन को जो है कोई भी पॉपुलिस्ट सेटिस्फेक्शन जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं कि राइटर्स को हमने पनिश कर दिया है, लेकिन जो फैमिलीज अफेक्टेड हो रही हैं इस तरीके के एक्शन से, बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो के आप कुछ भी एक तरह से डेमोलिशन कर रहे हैं, तो उसको आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं इन एक्शंस के थ्रू। फर्दर मोर पनिशमेंट विदाउट गिल्ट पनिशमेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट वायलेट द रूल ऑफ लॉ। वही बात है कि आप बिना गिल्ट के जो है पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर रहे हो तो वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। Abandoning the rule of law for frontier justice is the first step towards an authoritarian society। और कहीं ना कहीं अगर आप रूल ऑफ लॉ को छोड़कर फ्रंटियर जस्टिस सर्व कर रहे हो तो एक तरह से ऑथोरिटेरियन सोसाइटी की तरफ आप बढ़ने में बढ़ते हुए दिखाई देते हो, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, जहाँ पे वन सेफ्टी फिजिकल पोजेशंस एंड इवन लाइफ एंड लिबर्टी विल बी एट द विम्स एंड फैंसी ऑफ द स्टेट ऑफिसर्स। लिबर्टी है या सेफ्टी है फिजिकल पोजेशंस है वो सारे के सारे किस पे डिपेंड हो गए हैं, स्टेट ऑफिसर्स की विम्स एंड फैंसीज पे उनको आपने छोड़ दिया है, रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब एक तरह से नहीं रह गया है, ऐसा ऑथर ने बताया है। साइलेंस ऑफ द जुडिशियरी, तो ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर पिछले इंस्टांसेज भी देखें तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स है या जुडिशियरी है, they had purported to accept the state justification of going after unauthorized structures। कहीं ना कहीं वो उनको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा ऑथर ने बोला है कि वो जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बता के जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑफिसर्स एक्शन ले रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है। और यहाँ पे ऑथर ने एक जो कोट किया स्टेटमेंट और जॉर्ज ऑरवेल के नोवेल से कोट किया है, दैट द कोर्ट्स हैव चोजन टू रिजेक्ट द एविडेंस ऑफ देयर आईज एंड ईयर्स, कि उनको जो अपनी आंखों और कान से जो सुनने को और देखने को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो हाई कोर्ट ने जो ये ऑब्जर्वेशन दी है अभी रिसेंटली, इट marks the first time that the judiciary has taken active notice of this pattern of lawless bulldozer justice। ये जो lawless पैटर्न चल रहा है एक्शंस का उस पे कहीं ना कहीं जुडिशरी ने अपना एक्टिव रोल दिखाया है। और ये जो है बिगिनिंग हो सकती है जुडिशरी इन्फोर्सिंग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज अगेंस्ट द स्टेट इम्प्यूनिटी। स्टेट की जो इम्प्यून एक्शंस है उनके अगेंस्ट जो जुडिशियल एक तरह से एक्शन है वो कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स है उनको रिइंफोर्स करने की तरफ फर्स्ट जो है स्टेप ऑथर ने यहाँ पे बताया है।
ठीक है। इंडियाज म्यांमार क्वांट्री इट्स पैराडॉक्सिकल पॉलिसी। तो म्यांमार में जो भी रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग पे बताया, और साथ में इंडिया का जो पॉलिसी स्टेट है उसको भी ऑथर ने इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किया है। तो यहाँ पे दो केस ऑथर ने जो है लिखे हैं। पहला तो ये है कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है म्यांमार के, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, फोर्थ एक्सटेंशन ये किया है इमरजेंसी का अगले 6 महीने के लिए। और इसको दिस इज इन वायलेशन ऑफ 2008 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन है म्यांमार का, उसके अगेंस्ट बताया कि आप कंटिन्यूसली एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा इंस्टेंस ये है कि द मिलिट्री रेजिम डिसाइडेड टू रिलीज सेवरल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड इवन रिड्यूस द सेंटेंस इम्पोज ऑन ओंग सैन सू की एंड डिपोज प्रेसिडेंट विन मिंट। तो उनका जो सेंटेंस है उसको कम किया है, और उनको जो जेल से जो है हाउस अरेस्ट की तरफ, ठीक है ना, मूव कर दिया है ओंग सैन सू को। तो दूसरा इंसिडेंट ये है, ठीक है ना। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने लिखा है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये भी साइड किया है कि जो ओंग सैन सू की है, डिस्पाइट बीइंग द तत्मादाव, यहाँ पे है जो मिलिट्री है म्यांमार की, तत्मादाव बिगेस्ट राइवल, शी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज एंड वर्क विद द मिलिट्री। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की विलिंगनेस दिखाई है और वो मिलिट्री के साथ काम करने को तैयार है, ठीक है ना। दीज सिंबॉलिक जेस्चर्स बाय द जनता एज सेड में ईज सम प्रोटेस्ट एंड अलाउ द मिलिट्री टू क्लेम प्रोग्रेस ओवर इंटरनेशनल रीजनल अपील्स, पॉसिबली लीडिंग टू अ लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस एंड रिसीव्ड रिवाइव्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो इससे ये होगा कि ये जो सिंबॉलिक जेस्चर्स है वो मिलिट्री को प्रोग्रेस करने के लिए क्लेम जो कर रहा है कि मिलिट्री का है कि हाँ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी पे एग्री कर लिया है उनको, ठीक है ना। और ये पॉसिबली ये भी लीड करेगा, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से उनको भी अच्छा करेगा, और जो सैंक्शंस लगे हैं उनको भी लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। इंडिया की पॉलिसी को ऑथर ने यहाँ पे पैराडॉक्स बताया बेसिकली। तो अगर कुछ इंसिडेंट देखें तो जब ऑनसेट हुआ था कोविड-19 का, तो हमने प्रोएक्टिव अप्रोच वहाँ पे दिखाई थी, जहाँ पे हमने फूड एंड वैक्सीन असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया था। लेकिन जो म्यांमारी पीपल की फ्लाइट है वो कहीं ना कहीं फेड हो गई है जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं मणिपुर वायलेंस का जो है वो है। तो उसमें जो एक्यूजेशन सामने आए वो, तो उनका जो फ्लाइट है वो फेड होता हुआ नजर आता है। फिर ऑथर ने दूसरा ये बताया है, द कंसर्न्स ओवर ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग इन म्यांमार लेड टू इंडिया सस्पेंडिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में जो फ्री मूवमेंट थी उसको भी हमने सस्पेंड कर दिया है, ये साइड करते हुए कि जो ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग है वो बढ़ रहा है म्यांमार से, ठीक है ना। वहीं पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर, उन्होंने कुछ इशू रेज किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरियाज विद हिज म्यांमार काउंटर पार्ट, ठीक है ना। ये कब डिस्कस किए थे, मैकोंग कॉपरेशन मीटिंग में जो है वो डिस्कस किए गए थे। और वहीं इंडिया सपोर्ट करता है जो आसियान का 5 पॉइंट कंसेंसस है, उसको भी जो है इंडिया सपोर्ट करता है। तो ये कुछ जो हमारे म्यांमार के साथ इश्यूज है या हमारे जो एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उन दोनों को ही ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है म्यांमार के प्रति, दैट प्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स, ठीक है ना। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि आप दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, मतलब रीजन किसी और सोच क्या दे रहे हैं, आपने लिख कुछ बता कुछ और रहे हैं लेकिन हो कुछ हो रहा है। तो इंडियाज ऑफिशियल रिटोरिक ऑन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी इन म्यांमार इज इन कॉन्ट्रास्ट with its policy framed through the lens of the security concerns in Northeast India and relations with China। वही है कि आप दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है, तो दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है ना। एन इंक्रीज इन इंडिया आर्म सप्लाई टू द मिलिट्री सीज द कुप, ये भी एक वो बताया कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वहां पे मिलिट्री का आप कंट्रोल करने हो कि मिलिट्री को होनी चाहिए, लेकिन वहीं पे आप जो है मिलिट्री को आप आर्म सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है एक। तो दूसरा, करना क्या चाहिए, एन अप्रोच टू परस्यू में, मतलब इंडिया की पॉलिसी क्या है कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो चैलेंजिंग जरूर है बट लिमिटेड नहीं है, इंडिया के पास काफी सारे ऑप्शन है। उसमें यहाँ पे ऑथर ने भी बताया कि ये जो चूकी को प्रिजन से रिलीज किया गया, मूव किया गया उसमें, ठीक है ना, हाउस अरेस्ट में, या उनको रिलीज कर, मतलब उनका टर्म कम कर दिया एक तरह से, जेल टर्म बेसिकली, ठीक है ना। इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एंगेज विद हर एंड प्रो डेमोक्रेसी एक्टर, तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट एंड मीडिया मस्ट अवॉइड ब्लैंकेट सिक्योरिटाइजेशन एंड प्रोफाइलिंग ऑफ इनकमिंग रेफ्यूजीज, कि ब्लैंकेट आपको बैन नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हुए, ठीक है ना। सिक्योरिटी और जो इनकमिंग रेफ्यूज आ रहे हैं उनको आप, और चीजें हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं ताकि उनकी फ्लाइट भी रिजोल्व हो जाए, आपके सिक्योरिटी इशूज भी जो है वो एड्रेस रहे। This approach is essential to prevent further violence and foster an environment of care and compassion। तो इसकी जरूरत है, ऐसा ऑथर ने बताया है, ठीक है। ओपिनियन में आ जाए, शुड देयर बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन इन स्कूल, जो ये यूनेस्को की, एक्चुअली यूनेस्को ने रिकमेंड किया था अ यूनिवर्सल बैन ऑन द यूसेज ऑफ स्मार्टफोन्स इन स्कूल, सेइंग दैट इट वाज नीडेड टू टैकल क्लासरूम डिसरप्शन
improve learning and help protect children from cyberbullying। तो जो यूनेस्को ने रिकमेंड किया था यूनिवर्सल बैन स्मार्टफोन के यूज पे स्कूल में, उसके लिए यूनेस्को ने रीजन दिया था कि एक तो ये क्लासरूम में जो डिस्ट्रप्शन होता है उसको टैकल करेगा, दूसरा जो उनकी लर्निंग है उसको इम्प्रूव करेगा, और तीसरा जो बताया था चिल्ड्रंस को साइबर बुलाइंग से जो है वो बचाने में जो है हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऑथर्स ने दोनों तरह के व्यू दिए हैं कि अ, कुछ एविडेंस ज़रूर है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो वैल्यू ऐड करता है एजुकेशन में, लेकिन वहीं पे कुछ नेगेटिव्स भी हैं, क्लियर थ्रेट भी है, विद द रिपोर्ट हाइलाइटिंग दैट मियर प्रॉक्सिमिटी टू ए मोबाइल डिवाइस वाज फाउंड टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट, कि अगर आप मोबाइल फोन के पास भी हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने में जरूर उनका रोल रहता है, ठीक है ना। और ऑथर ने ये भी बोला कि ब्लैंकेट बैन कैन नॉट बी द आंसर, कि आप पूरी तरह से बैन कर दें वो आंसर नहीं है। आप एज रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि भाई इस एज तक के स्टूडेंट्स को जो है अलाउड नहीं है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको आप एक स्कूल में आने के टाइम आप जमा करके रख सकते हैं, और जब वो बच्चे स्कूल से जाए तब आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑथर ने कुछ जो कंट्रीज हैं उनकी उनको भी डिस्कस किया कि क्या क्या कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उनके यहाँ क्या क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। इन कंट्रीज दैट हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च दे पुट एन एज रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हेन स्टूडेंट कैन बी फोन इनटू द क्लासरूम। वो ये कि जिन कंट्रीज ने एक्सटेंसिव रिसर्च की है इस बारे में, तो उन्होंने ये भी बताया कि एक जो है एक एज को जो है फिक्स कर देना चाहिए, कि रेस्ट्रिक्ट कर देने कि इस एज के बच्चे जो है फोन नहीं रख सकते, इसके बाद जो है फोन आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे रिसर्च कंडक्टेड बाय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी साइट कर किया है, जिसने हाईलाइट किए थे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉट अलाउइंग मोबाइल फोन्स। अगर आप मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं करते हैं तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए थे, उसमें से वन ऑफ देम इज दैट इट एनहांसेज एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ये तो था ही, साथ में ये भी था कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। वो कहते हैं कि दीज आर एडिक्टिव इन नेचर, दूसरा कैन हिंडर कंसंट्रेशन सोशल स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स है वो कहीं ना कहीं, और कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट होती है, एंड कोज इंक्रीज एंजाइटी एंड मेंटल इलनेस। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ रहे हैं विद यूज ऑफ स्मार्टफोन्स इन क्लासरूम, ठीक है। कि हालांकि ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि हम डिजिटल एज की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, लेकिन उनसे स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेकिन ऑथर ने ये बताया कि डिजिटल वर्ल्ड तो बढ़ रहा है बट टेकिंग अ टोल ऑन दियर मेंटल वेलबींग, लेकिन उनकी मेंटल वेलबींग कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो रही है। तो ऑथर वही कह रहे हैं कि जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक एज फिक्स कर रखी है, इसी तरह से आप एक एज फिक्स कर सकते हैं मोबाइल के लिए भी, ठीक है। Students are vulnerable to cyberbullying, comparisons, unrealistic standards resulting in depression and feeling a inadequacy. Prohibiting mobile phones during school hours will definitely offer students relief from these pressures। ये कम से कम 6 घंटे तक अगर आप उनका 6 आवर जो आप स्कूल में बिताते हैं उस टाइम पे आप उनका फोन उनसे दूर रखेंगे, तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं एड्रेस होंगे। और ऑथर ने ये भी कहा कि अगर पेरेंट्स के सुपरविजन में घर पे वो बच्चे जो है वो मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इट इज ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल्स में अगर आप उनको यूज करें तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने ये भी कहा कि इसका सिर्फ सोशल और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से ही मत देखिए इस चीज को, इसको आप इकोनॉमिक एंगल से भी देखिए। एक तो जो डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबल सेक्शन है या बैकग्राउंड के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, तो वो डिजिटल डिवाइड उनको बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑथर ने ये भी कहा कि इस अगर मान लो इस तरह से जो है एक तो रिस्क थेफ्ट का भी रहता है, ठीक है ना, स्कूल में तो जो सिक्योरिटी है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बटन जो स्कूल्स पे है वो बढ़ जाएगा कि उनको उनको सिक्योर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सब कुछ डिस्कस किया ऑथर ने इसमें, दिस इज इट। आगे है चाइना डिफ्लेशन अ कोज फॉर कंसर्न, रिसेंट जो डिफ्लेशन चाइना में हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोज ऑथर ने यहाँ पे जो है वो जताई है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो कंज्यूमर प्राइसेज है चाइना में हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन with the consumer price index dropping by 0.3% in July from the previous year के मुकाबले 0.3% जो है वो डिक्लाइन कर गया है। तो डिफ्लेशन होता क्या है, तो डिफ्लेशन की ऑथर ने बोला है कि डेफिनेशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। द डेफिनेशन हैज नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन होती है। पास्ट में अगर देखें तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो टर्म्स थी वर यूज टू रेफर टू ए राइज और फॉल रेस्पेक्टिवली इन द मनी सप्लाई रादर देन राइज और फॉल इन प्राइसेस। तो पहले जो है सिर्फ मनी सप्लाई के राइज और फॉल को जो है हम इन्फ्लेशन मानते थे, लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रेजेंटली जो डिफ्लेशन है इट इज यूज टू रेफर टू ए जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अभी जो है जनरल फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो है डिफ्लेशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। A rise in the money supply was expected to contribute to higher prices in the wider economy, while a fall in the money supply was believed to lead to a lower price। ये पास्ट में बताया कि पहले मनी सप्लाई के टर्म्स में जो है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को देखा जाता था, आज की डेट में जो है वो प्राइस राइज के जब जो
सर्विसेज है, उनके गुड्स और सर्विसेज उनके प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाता है कि उनमें फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है। वरी, चिंता की बात क्यों है? तो इसमें दो 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 जो है एक तरह से कैंप्स हैं इकोनॉमिस्ट के, उनको ऑथर ने यहाँ पे साइड किया है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स तो ये बिलीव करते हैं दैट डिफ्लेशन इज अ साइन ऑफ फॉलिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कुड लीड टू अ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि कहीं ना कहीं क्योंकि डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की वो गिरेगी, इसलिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। दूसरा, ये लोग ये भी कहते हैं कि डिफ्लेशन कैन लीड टू बिजनेस लॉसेज एंड लोअर ग्रोथ एज कॉस्ट रिमेन स्टिकी, क्योंकि कॉस्ट जो है वो हाई रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसको भी लॉस होगा। तीसरा ये बताते हैं इट कैन ऑल्सो मैस अप क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स एज बोरर्स विल हैव टू पे बैक। कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट है वो मैसअप हो जाएंगे एंड लेंडर्स मोर इन रियल टर्म्स। अदर इकोनॉमिस्ट, जो दूसरा कैंप है इकोनॉमिस्ट का, जो दूसरा जो ग्रुप है, वो दैट पॉइंट आउट दैट डिफ्लेशन पर से मे नॉट बी द प्रॉब्लम, कि डिफ्लेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डिफ्लेशन इन सच केसेस इज द रिजल्ट ऑफ ए राइज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आउटपेसेस द रेट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ। कि ये कुछ कंट्रीज का यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया, जैसे यूएस में, चाइना में, वहां पे क्या है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे डिफ्लेशन तो है लेकिन वहां पे उस टाइम पे भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखने को मिली थी। और यहाँ पे ऑथर ने जापान का भी एग्जांपल दिया जो इट हैज प्लैग्ड बाय परसिस्टेंट डिफ्लेशन फॉर इयर्स, लेकिन वहां पे भी जो है पर कैपिटा रियल इनकम है उसमें राइज था ड्यूरिंग दोज एरा ऑफ डिफ्लेशन। तो ये जो केसेस जो ऊपर ऑथर ने बताए हैं, these are result of a rise in supply of goods and services that outpaces the rate of money supply growth। जो मनी सप्लाई की ग्रोथ है उसको आउटपेस कर रही थी जो सप्लाई थी गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। इस वजह से वहां पे डिफ्लेशन का जो इम्पैक्ट था वो इतना नहीं देखने को मिला। लेकिन और ऑथर ने ये भी कहा कि डिफ्लेशन कैन आल्सो बी ए साइन ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल। दूसरा जो इन्होंने दिया कि डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक टर्मोइल का भी एक साइन होता है, ठीक है ना। Sometimes deflation in the official price indicators can also be a sign of a process of reallocation of resources। और जब गवर्नमेंट जब डिफ्लेशन दिखा रही है कि किसी सेक्टर में डिफ्लेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप रिसोर्स से जो आपके पास अवेलेबल है उनको आप रीअलोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जो गुड्स है जिन पे स्पेंडिंग हो रही है वो ऑफिशियल इंडिकेटर से जो है वो हम डाटा कैप्चर करते हैं और उससे वो हम डिसाइड करते हैं। तो वो मे ड्रॉप इवन व्हाइल स्पेंडिंग ऑन अदर गुड्स में इवन राइट। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे गुड्स पे जो है खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कुछ पे कम हो रहा है। तो कैप्चरिंग अगर डाटा की सही नहीं हो रही तो वहां पे भी आपको जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स है वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ reallocation of resources। These economists also argue that deflation need not cause consumers to postpone purchases as widely believed। तो ये यहाँ पे ये जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अगर डिफ्लेशन आपको लग रहा है तो इससे ये नहीं है कि कंज्यूमर्स को ये बिलीव कर लेना चाहिए कि हमें परचेजेस कम करनी है। इट इज नॉट द प्राइसेस दैट डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बट इट इज रादर कंज्यूमर डिमांड दैट डिटरमाइंस प्राइसेस, ठीक है ना। कि प्राइसेस जो है कंज्यूमर की डिमांड को जो है वो तय नहीं करेंगे कि प्राइसेस कितने हैं तो उससे कंज्यूमर की डिमांड होनी चाहिए, बल्कि जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उससे जो है प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन होते हैं। तो ये होते ने बताया द डायरेक्शन ऑफ कोजेशन रन्स फ्रॉम कंज्यूमर डिमांड टू प्राइसेस रादर देन द रिवर्स। वही बात कि कंज्यूमर की डिमांड से जो प्राइसेस तय होते हैं, उल्टा नहीं होता कि प्राइसेस से कंज्यूमर की डिमांड तय हो रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे चाइनीज रीजन जो बताया ऑथर ने कि चाइना जो है क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है डिफ्लेशन, तो उसमें दो तीन रीजन बताया ऑथर ने। सबसे पहले तो है कि जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है इट कंटिन्यू टू कीप इंटरेस्ट रेट लो टू बूस्ट डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर सेंट्रल बैंक। बाकी अगर सेंट्रल बैंक हम देखें और कंट्रीज के तो उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यूज करें टू फाइट हाई इन्फ्लेशन। वहीं जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है इट हैज कंटिन्यूड टू कीप इंटरेस्ट रेट्स लो टू बूस्ट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो ये कहीं ना कहीं इस डिफ्लेशन का कारण है। दूसरा जो लाइकली रीजन है जो चाइनीज डिफ्लेशन है उसके रिगार्डिंग वो ये है मे नॉट बी द लैक ऑफ लिक्विडिटी बट रादर समथिंग मोर फंडामेंटल। कि लैक ऑफ लिक्विडिटी के वहां का मैं ये नहीं, क्योंकि ये तो हमने बता ही दिया कि चाइना जो है वो लिक्विडिटी को तो और बढ़ा रहा है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है ना। बल्कि जो रीजन है वो मोर फंडामेंटल रीजन है जो ये डिफ्लेशन वहां पे देखने लग रहा है। और ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया ए प्रॉपर स्टडी ऑफ द चाइनीज मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी ट्रांसमिशन कैन हेल्प अस कम टू ए डेफिनेट कंक्लूजन ऑन द रीजन बिहाइंड द करंट बाउट ऑफ डिफ्लेशन। और ये जो डिफ्लेशन करंटली देखने को मिल रहा है तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टडी की जरूरत है। चाइना की जो मनी सप्लाई है वो और जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है उनकी, जब ये स्टडी आप ढंग से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल रीजन क्या है।
It should be noted that Chinese economy has been experiencing turmoil even before the pandemic. और ऐसा नहीं कि पैंडेमिक के बाद ये सिचुएशन आई है, पैंडेमिक से पहले भी जो है चाइनीज इकोनॉमी जो है वो टर्मोइल फेस कर रही थी। और प्रॉपर्टी सेक्टर अगर देखें चाइना का, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है चाइनीज जीडीपी में, वो एक तरह से टर्मोइल में था और वो कंट्रीब्यूट कर रहा था इस टर्मोइल के लिए पैंडेमिक से पहले। ठीक है ना, तो ये उतने बताया। विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज डेट। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो यूएस की है, इट हैज रिसेंटली इंक्रीज द टारगेटेड फेडरल फंड्स रेट टू 5.25% टू 5.5%, रीचिंग अ 21 ईयर हाई पे पहुंच गया है ये आपका जो टारगेटेड फाइनल फेडरल फंड रेट है वो। तो जो रेट है, इट इज एम्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन टू 2%, एंड डिस्पाइट द इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैव बीन पॉजिटिव इन द यूएस। तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, बावजूद इसके जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, नंबर्स है, वो भी अभी भी पॉजिटिव, मतलब वो भी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है यूएस में, ऐसा नहीं कि वो डिक्लाइन हो गया है। फेडरल फंड्स रेट इज द रेट एट विच बैंक्स लैंड एंड बोरो एक्सेस रिजर्व्स इन द ओवरनाइट मार्केट। तो फेडरल फंड्स की अगर आपसे फेडरल फंड रेट की डेफिनेशन पूछेगा तो उसमें ये है कि इट इज द रेट एट विच बैंक्स लैंड एंड बोरो एक्सेस रिजर्व्स इन द ओवरनाइट मार्केट। ओवरनाइट मार्केट में जो लैंडिंग और बोरोइंग होती है एक्सेस रिजर्व्स की, उसको हम फेडरल फंड रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एमसीएलआर होता है, कुछ कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये तो बता दिया, फेडरल फंड्स रेट है ये भी बता दिया हमने। हाँ, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वुड दिस हैव ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, ये जो फेडरल फंड रेट जो हाइक आपको देखने जो हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेसेस अ डिफरेंट सिचुएशन कंपेयर टू द ग्रीन शूट्स ऑफ द ग्रोथ सीन इन द यूएस इकोनॉमी। जो हमने अभी बात की, वहां पे इन्फ्लेशन है लेकिन उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ है। लेकिन वर्ल्ड में जो है ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो वहां पे डिफरेंट सिचुएशन है अगर हम यूएस की इकोनॉमी के कंपेरिजन में करें। they yet to come out of the pandemic and are battling with growing debt servicing concerns। तो एक तो उनको पैंडेमिक से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है कंट्रीज, दूसरा वो दे आर बैटलिंग विद ग्रोइंग डेट सर्विसिंग कंसर्न्स थे, वो जो है वो बैटल अभी भी कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ये डेट सर्विसिंग जो कंसर्न्स है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो लार्ज स्केल एक्सपेंशन है बैलेंस शीट्स ऑफ द एडवांस कंट्री सेंट्रल बैंक since the global financial crisis and reduced interest rates to abysmally low levels। जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत लो लेवल पे जो है चले गए हैं एडवांस कंट्रीज के। ठीक है ना, और 2011 और 2016 की अगर बात करें तो इसके बीच में जो एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स हैं इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वो डबल हो गया है। वही बात है कि वो ये वाली सिचुएशन फेस कर रहे हैं सॉरी। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टुक एडवांटेज ऑफ लो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स टू बोरो चीपली। जो बड़े बड़े नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इस जो ये इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली लो है उनका फायदा उठा रहा है और वो चीपली बोरो कर पा रहे हैं। विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी डेप्रिसिएशन अनहेज्ड डॉलर डेट्स कुड पोज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर दीज कॉर्पोरेशंस। लेकिन वही है कि ये जो कॉर्पोरेशंस है इनके लिए, जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है उनको सीरियस प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती है। ठीक है ना, ये जो इंटरेस्ट रेट जो हाई राइज हो रही है उनके थ्रू। ठीक है ना, विल द रेट हाइक इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक दो पॉइंट बताए हैं। पहला कि इंटरनेशनल इकोनॉमी अगर हम बात करें, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्राइवेट नॉन गारंटीड डेट टेकन बाय कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन है प्राइवेट नॉन गारंटीड डेट लिया है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है हुआ है। As interest rates in advanced countries rise, foreign investors may abandon government securities in developing economies, leading to currency depreciation and increased borrowing costs। This situation exacerbate debt servicing concerns for developing countries। तो ये जो सिचुएशन है इसने जो डेट सर्विसिंग कंसर्न है डेवलपिंग कंट्रीज की उनको और बढ़ाया है। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर रिसेंट डेट रिपोर्ट देखें तो इट रिवील्स दैट द पुअरेस्ट कंट्रीज बोरोइंग थ्रू द आईडीए स्पेंड 10% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑन सर्विसिंग डेट। कि 10% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स तो वो इस डेट को सर्विस करने में ही जो है वो अपना खर्च कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2000। फिर जो क्लाइमेट गोल्स हैं आर अफेक्टेड ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट गोल्स आपने सेट किए हैं कि आपको जीरो एमिशन टारगेट अचीव करने हैं या आपको जो एमिशन है उनको कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट इससे होंगे। क्या किया जा सकता है, तो कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। फिर ऑथर ने फाइनली सजेस्ट किया मैसिव स्केलिंग अप ऑफ कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फॉर नीडी कंट्रीज एंड expansion of affordable long-term financing for development is required to address the growing concerns of developing country debt। जो developing countries की जो debt की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको contingency
फाइनेंसिंग का प्रोविजन करना चाहिए जो नीडी कंट्रीज है उनके लिए, और जो लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग है उसको आपको अफोर्डेबल बनाना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज की डेट कंसर्न्स है वो जो है वो एड्रेस हो सके, ठीक है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आउटरीच को बढ़ाइए। थैंक यू।